हर जलते दीपक तले अंधेरा होता है। हर जलते दीपक तले अंधेरा होता है। हर रात के पीछे एक सवेरा होता है। लोग डर जाते हैं मुश्किलों को देखकर, पर हर मुश्किल के पीछे सफलता का सवेरा होता है। As we have not to fear seeing difficulties, as difficulties and hardship cast down to success. Hi friends, I am Rakesh Singh. Very welcome over here at Charisma Study Zone. In this video, we are going to study about John Keats along with extra fact on him. Now let's go and start it. The first question is, a thing of beauty is joy forever. A thing of beauty is joy forever occurs in. आपको बताना है जो स्टेटमेंट यहाँ पर दिया गया है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉरएवर, यह जॉन कीट के किस पोएम में आया हुआ है, जो कि ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। नंबर ए है ओड ऑन अ ग्रीसनर, ओड टू ऑटम, ओड टू साइके और एंडिमियन। तो आपको बताना है ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉरएवर, यानी सुंदर वस्तु हमेशा के लिए खुशी प्रदान करती है। यह स्टेटमेंट जॉन कीट के किस पोएम का है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी एंडिमियन। यह एंडिमियन से प्रोड्यूस हुआ है। एंडिमियन जो कि जॉन कीट ने इसे 1818 में पब्लिश कराया था। यह 18 में यह पब्लिश हुआ था। और एंडिमियन जो कि आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा गया है फ्रेंड्स, यह आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा हुआ है एंडिमियन। तो इसमें ओड ऑन ए ग्रीसनर, हम एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। ओड ऑन ए ग्रीसनर यह जॉन कीट का पोएम है। ओड टू ऑटम यह जॉन कीट का पोएम है फ्रेंड्स। ओड टू साइक, और यह भी जॉन कीट का लिखा हुआ पोएम है। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस, जॉन कीट्स पोएम ओड टू ए नाइटिंगेल वाज कंपोज्ड इन। जॉन कीट्स पोएम ओड टू नाइटिंगेल वाज कंपोज्ड इन। ये जो पोएम दिया गया है ओड टू ए नाइटिंगेल, इसे जॉन कीट ने कब कंपोज किया था? आपको बताना है ओड टू ए नाइटिंगेल जॉन कीट के द्वारा कब कंपोज किया गया है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1819। 1819 में यह कंपोज किया गया है। फ्रेंड्स, यह एक पर्सनल पोएम है। यह एक पर्सनल पोएम है और इसमें नेगेटिव कैपेबिलिटी की दशा में जॉन कीट की यात्रा का विवरण है। नेगेटिव कैपेबिलिटी की दशा में जॉन कीट ने अपने यात्रा का विवरण दिया इसमें। ओड टू नाइटिंगेल यह 1819 में कंपोज किया गया है। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस, द वर्ड्स वेयर आर द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग। वेयर आर द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग, ये जो स्टेटमेंट यहाँ पर दिया गया है, जो लाइन दी गई है, आपको बताना है वेयर आर द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग, आई वेयर आर दे अकर सीन। यह लाइन किस पोइम में आया हुआ है? आपको बताना है जॉन कीट का वह कौन सा क्रिएशन है जिसमें यह लाइन आई हुई है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ओड टू ऑटम। ओड टू ऑटम, ओड टू ऑटम की यह लाइन है। ओड टू ऑटम जिसे जॉन कीट ने 1819 में कंपोज किया था और 1820 में इसे पब्लिश कराया गया था। फ्रेंड्स, 1819 में 5 ओड्स जॉन कीट के द्वारा लिखे गए थे। 1819 में 5 ओड्स जॉन कीट के द्वारा लिखे गए थे। और जो ओड टू ऑटम जो दिया गया है, ओड टू ऑटम, यह इस 1819 ओड का यह फाइनल क्रिएशन है,
यानी यह फाइनल जो है रचना है O2 आटम का। तो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है। इन किड्स पोएटिक करियर द मोस्ट प्रोडक्टिव ईयर वाज। यानी जॉन किट के पोएटिक करियर का सबसे प्रोडक्टिव ईयर आपको बताना है जिसमें उन्होंने सबसे ज़्यादा जो कि रचनाएं किया है जॉन किट ने। तो एक्स्ट्रा तो फ्रेंड्स इसका जो है राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1819 वह ईयर था जिसमें जॉन किट ने 5 ओड क्रिएट किया था जिसे 1819 ओड्स कहा जाता है। इसमें ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट है इसमें। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 5। When kids writes about the bakerful of the blushful hypocrite, यहाँ जो दिया गया है when kids writes about the bakerful of the blushful hypocrite, आपको बताना है यह हिपोक्रिन क्या है। बेकरफुल और ब्लशफुल हिपोक्रिन, इसमें हिपोक्रिन का क्या मतलब है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है, बोथ ए एंड बी। यानी यहाँ हिपोक्रिन का मतलब है हिपोक्रिन मीन्स द फाउंटेन ऑफ द हॉर्स एंड ए स्प्रिंग सेक्रेट टू द म्यूजेस। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी राइट होगा इसका। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 6। Who is John Keats' Sylvian historian? Who is John Keats' Sylvian historian? जॉन किट का सिल्वियन हिस्टोरियन कौन है, आपको बताना है जॉन किट का सिल्वियन हिस्टोरियन कौन है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है फैनी ब्राउन नाइटिंगेल, उसके बाद सी है द ग्रिशनर और द ब्रिजेज ऑफ क्वाइटनेस। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, द ग्रिशनर। यहाँ पर आप सिल्वियन हिस्टोरियन जो देख रहे हैं, सिल्वियन हिस्टोरियन दैट मीन्स द स्टोरी टेलर को ही सिल्वियन हिस्टोरियन कहा गया है। तो जो जॉन किट ने पोएम ग्रिशनर लिखा हुआ है द ग्रिशनर, इसमें ग्रिशनर जो कि स्वतः ही स्टोरी टेलर या सिल्वियन हिस्टोरियन है, यानी कथावाचक स्टोरी टेलर या सिल्वियन हिस्टोरियन जो ग्रिशनर स्वतः है इस पोइम में ग्रिशनर में। तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस। होम डिड जॉन किट्स रिगार्ड एज द प्राइम एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव कैपेबिलिटी। होम डिड जॉन किट्स रिगार्ड एज द प्राइम एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव कैपेबिलिटी। यहाँ पर जॉन किट ने किसको प्राइम एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव कैपेबिलिटी माना है, यानी नेगेटिव कैपेबिलिटी का सबसे अच्छा उदाहरण किसको माना है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी विलियम शेक्सपियर को। यानी विलियम शेक्सपियर जिन्हें जॉन किट नेगेटिव कैपेबिलिटी का प्राइम एग्जाम्पल मानते हैं, सर्वोत्तम उदाहरण मानते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 8। सी ड्वेल्स विथ ब्यूटी। स्टेटमेंट यहाँ पर दिया गया है, सी ड्वेल्स विथ ब्यूटी दैट मस्ट डाई। वह सुंदरता के साथ रहती है, अर्थात उसमें सुंदरता है, लेकिन ब्यूटी दैट मस्ट डाई, वह सुंदरता अवश्य ही नष्ट होगी। रूट किट्स इन वन ऑफ हिज ओड्स। इसे रूट ने अपने एक ओड में लिखा हुआ है, आपको उस ओड का नाम बताना है। इसका राइट आंसर आपको बताना है किस ओड में यह लाइन आई हुई है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ओड टू मेलनकली। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, ओड टू मेलनकली की यह लाइन है। और स्टेंजा नंबर 3 होगा इसमें। स्टेंजा नंबर 3 में जो है कि यह आया हुआ है ओड टू मेलनकली के स्टेंजा नंबर 3 में। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी राइट है। यह पंक्तियाँ, यह लाइन
शी ड्वेल्स विद ब्यूटी, ब्यूटी दैट मस्ट डाई, यह ओड टू मेलनकली की लाइन है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 9, द वेरी वर्ड इज लाइक ए बेल, द वेरी वर्ड इज लाइक ए बेल। सेकेंड लाइन है कि टू टोल मी बैक फ्रॉम दी टू माई शोल शेल्फ, विच वर्ड, विच वर्ड, किस वर्ड के विषय में यह है बात हो रही है, आपको फिलअप करना है। यहाँ पर जो स्पेस दिया गया है, स्पेस में जो है कि आपको फिलअप करना है। इसमें से क्या फिलअप किया जाएगा, बर्ड होगा या इमार्टल होगा, फॉरलॉर्न होगा या फैंसी होगा। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फॉरलॉर्न। यानी हम फॉरलॉर्न को यहाँ पर फिलअप करेंगे। फॉरलॉर्न, द वेरी वर्ड इज ए लाइक ए बेल टू टोल मी बैक फ्रॉम दी टू माई शोल शेल्फ। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। यह ओटो नाइटिंगेल, ओटो नाइटिंगेल की यह लाइन है। ओटो नाइटिंगेल जिसे उन्होंने 1819 में कंपोज किया हुआ है, जॉन कीट ने 1819 में कंपोज किया है। तो यह ओटो नाइटिंगेल की लाइन है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम बाय जॉन कीट यूजेज द स्पेंसेरियन स्टेंजा, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम बाय जॉन कीट यूजेज द स्पेंसेरियन स्टेंजा। जॉन कीट का वह कौन सा पोएम है जिसमें स्पेंसेरियन स्टेंजा का यूज किया गया है। आपको राइट ऑप्शन बताना है, इसमें कौन सा ऑप्शन होगा। स्पेंसेरियन स्टेंजा यूज हुआ है, तो यहाँ राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, द एव ऑफ सेंट एग्नीज। द एव ऑफ सेंट एग्नीज, इसमें 42 स्टेंजा हैं। यह जॉन कीट का कंपोज किया हुआ द एव ऑफ सेंट एग्नीज है। इसमें 42 स्टेंजा जो है कि दिए गए हैं, 42 स्टेंजा। और इसे 1819 में कंपोज किया गया है और 1820 में इसे पब्लिश कराया गया। तो यह पोएम स्पेंसेरियन स्टेंजा में कंपोज किया गया है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस 11, द आइलैंड सेटिंग ऑफ लॉथमस फिगर्ड इन जॉन कीट्स, द आइलैंड सेटिंग ऑफ लॉथमस फिगर्ड इन जॉन कीट्स। आपको बताना है जॉन कीट का वो कौन सा क्रिएशन है जिसमें आइलैंड लॉथमस का सेटिंग है। यह जो लॉथमस आइलैंड जो आया हुआ है, इस आइलैंड का यूज जॉन कीट ने अपने किस क्रिएशन में किया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एंडीमियन। एंडीमियन में उन्होंने लॉथमस आइलैंड को मेंशन किया है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। एंडीमियन जिसे जॉन कीट ने 1817 में कंपोज किया, 1817, और पुनः 1880 में इसे पब्लिश कराया गया था। एक्स्ट्रा फैक्ट हम देखते हैं। एक्स्ट्रा फैक्ट, द ईव ऑफ सेंट एग्नीज जॉन कीट का यह कंपोज किया हुआ है। इलामिया, यह भी जॉन कीट द्वारा कंपोज किया हुआ है। हाइपीरियन जॉन कीट के द्वारा कंपोज किया हुआ है। यह तीनों ही जॉन कीट के द्वारा कंपोज है। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 12, विथ व्हाट डज द स्पीकर क्लेम टू बी हाफ इन लव इन ओटो इन नाइटिंगेल, विथ व्हाट डज द स्पीकर क्लेम टू बी हाफ इन लव इन ओटो नाइटिंगेल। यानी ओटो नाइटिंगेल जो इनका क्रिएशन है जॉन कीट का, इसमें इन्होंने किसके साथ यह दावा किया है कि उन्हें अर्ध रूप से प्रेम हुआ है। आपको क्वेश्चन पुनः समझें। ओटो नाइटिंगेल जो ये इनका क्रिएशन है, इस क्रिएशन में उन्होंने किसके साथ ये दावा किया है कि उन्हें अर्ध रूप से प्रेम हुआ है। तो अर्ध रूप से जिनके साथ उन्हें प्रेम हुआ है, इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, द पीस दैट कम्स विथ डेथ। यानी ऑप्शन नंबर डी राइट होगा।
यानी वह शांति जो मौत के बाद आती है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, उस शांति के साथ जो मौत के बाद आती है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, one of the most quoted statements on poetry by John Keats is reproduced with blanks below. One of the most quoted statements on poetry by John Keats is reproduced with the blanks below. Complete the statements with the correct words. यहाँ जॉन कीट का जो एक स्टेटमेंट यहाँ पर दिया गया है, इफ़ अ पोएट्री as naturally as the leaves to a tree it at all. आपको बताना है इफ़ पोएट्री as naturally as the leaves to a tree at all. आपको फिलअप करना है, कंप्लीट करना है स्टेटमेंट को। तो इसका राइट ऑप्शन होगा, इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, कम नॉट, डिड नॉट कम। सॉरी, ऑप्शन नंबर यहाँ सी होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी होगा फ्रेंड्स। कम नॉट, हैड बेटर नॉट कम। इफ़ पोएट्री कम नॉट, इफ़ पोएट्री कम नॉट, फर्स्ट वाले स्पेस में कम नॉट हम फिलअप करेंगे। इफ़ पोएट्री कम नॉट आज नेचरली आज द लिव्स टू ए ट्री, इट सेकेंड वाले में जाएगी हैड बेटर, इट हैड बेटर नॉट कम एट ऑल। तो फर्स्ट वाले स्पेस में इसका मतलब होगा इफ़ पोएट्री कम नॉट आज नेचरली आज द लिव्स टू ए ट्री। यदि पोएट्री स्वाभाविक तौर पर उस तरह से नहीं आती है जैसे वृक्ष की पत्तियाँ हों, तो इट हैड बेटर, तो बेहतर यह होगा कि नॉट कम एट ऑल, तो यह बिल्कुल भी न हो। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट 14, इन स्पाइट ऑफ हिज ट्रांसेंडेंटल जीनियस, इन स्पाइट ऑफ हिज ट्रांसेंडेंटल जीनियस जॉन कीट्स नेवर वाज, John Keats never was nor never will be a popular poet, said Shelley. Why did Shelley comment so? यानी पी.बी. शेली ने जॉन कीट के संबंध में जो यह है कमेंट किया, इन स्पाइट ऑफ हिज ट्रांसेंडेंटल जीनियस, यानी अपने अपार प्रतिभा के बावजूद जॉन कीट्स नेवर वाज, जॉन कीट ना तो थे, नॉर ईवर विल बी, और नहीं कभी बनेंगे ये पॉपुलर पोइट, एक लोकप्रिय कवि। तो पी.बी. शेली ने जॉन कीट के संबंध में ऐसा कमेंट क्यों किया है आपको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, जॉन कीट्स पोएट्री इज ए डिवाइड ऑफ द रेवोल्यूशनरी स्पिरिट, क्योंकि जॉन कीट की कविता में क्रांतिकारी भाव का अभाव था। जॉन कीट की कविता में क्रांतिकारी भावना का अभाव था, इसीलिए उन्होंने ऐसा कमेंट किया। यहाँ डिवाइड आपका मतलब है रहित या शून्य, तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस एट लास्ट, जॉन कीट्स डेडिकेटेड एंडीमियन टू, जॉन कीट्स डेडिकेटेड एंडीमियन टू, जॉन कीट्स ने जो एंडीमियन जो क्रिएशन है इसे किसको डेडिकेट किया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, द मेमोरी ऑफ थॉमस चैटरटन, द मेमोरी ऑफ थॉमस चैटरटन, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। यानी थॉमस चैटरटन को याद करते हुए उन्होंने एंडीमियन को डेडिकेट किया, तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। तो फ्रेंड्स, these are the question of this video. Please subscribe and like my channel. Now let's bid farewell. See you in the next video. Jai Hind.